दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विथ पीडीएफ चैनल पर। जैसा कि पिछला हम पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। 40 के अगला वाला पार्ट इस हिस्से का रहेगा। तो मुझे लगता है शायद ये जो 40वां क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया था। 40वां क्वेश्चन जो था अपना, इसको हम लोगों ने कर लिया था कि मिन्नो बुक फर्स्ट सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ठीक है, तो हमें लगता है शायद हम लोगों ने इसे कर लिया था। बाकी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी रहेगा। मिन्नो बुक सम्मेलन कब आयोजित हुआ। मिन्नो बुक सम्मेलन लोक प्रशासन से जुड़ा एक शैक्षणिक सम्मेलन है जो कि 20 साल में आयोजित किया जाता है। कितने साल में? जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिन्नोबिक सम्मेलन कितने साल में आयोजित किया जाता है। एक बार इसका ठीक करेंगे हम। ठीक है, मिन्नो बुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के विद्वान व विचारक शामिल होते हैं तथा इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के नए रुझानों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो कि मिन्नोबिक सम्मेलन कितने साल में आयोजित किया जाता है, 20 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब हुआ था पिछली बार? 1968। और 1968 के बाद 20 साल कितना हो जाएगा आपका? 1988। 1988 के बाद 20 साल कितना हो जाएगा? 2008। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहला मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ड्वाइट वॉल्डो ने की थी। किसने की थी? ड्वाइट वॉल्डो ने। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ड्वाइट वॉल्डो ने की थी। 1968 के मिन्नो बुक सम्मेलन में नए लोक प्रशासन की अवधारणा पेश की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नए लोक प्रशासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में की गई थी, और आपको दे सकता है मिन्नो बुक सम्मेलन और ऐसे 4-5 सम्मेलन और दे सकता है। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है कि मिन्नो बुक सम्मेलन की अवधारणा कब पेश की गई, किसने पेश की, किस लिए पेश की और कितने सालों में पेश की जाती है। तो ये हमें ज़रूर से ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस कृति में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? व्हील ऑफ द हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ द जस्टिस, और अगला है इरोस एंड सिविलाइजेशंस। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा द व्हील ऑफ हिस्ट्री। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी कृति कौन सी? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री में इतिहास का अपना सिद्धांत पेश किया। ये ध्यान रखना है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी है, ये महत्वपूर्ण है। ये किसने क्या रचना की, किसने क्या की, वो अलग चीज़ें है, लेकिन राम मनोहर लोहिया की कृति है क्या? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये ध्यान रखना। राम मनोहर लोहिया एक राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री व सफल समाजवादी विचारक थे। क्या थे? वे एक राजनीतिक चिंतक थे, अर्थशास्त्री थे और एक सफल समाजवादी विचारक थे। उन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया, गांधीवादी विचारों में संशोधन किया। मार्क्सवाद का खंडन किया और गांधीवादी विचारों में संशोधन किया। सप्त क्रांति की अवधारणा दी। ये महत्वपूर्ण है। शासन का चौखंबा सिद्धांत पेश किया। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। विश्व संसद एवं विश्व सरकार की संकल्पना पेश की। राम मनोहर लोहिया की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। कौन कौन सी? द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशलिज्म पॉलिसी 1952 का है।
मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1968। फिर क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड 1949 का। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी थी, हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी, राम मनोहर लोहिया की कृति है। वे एक राजनीतिक अर्थशास्त्री व सफल समाजवादी विचारक थे। उन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया, ठीक है। बाकी सप्त क्रांति के उदाहरण दी, शासन का चौखंबा सिद्धांत प्रस्तुत किया, संसद एवं विश्व सरकार की संकल्पना पेश की। राम मनोहर लोहिया की अनेक अन्य कुछ प्रमुख कृतियां हैं, द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड 1952, 68, 49, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज मेलोनी, ये लगता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जॉर्ज मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, ठीक है। जॉर्ज मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन दे रखा है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ब्रदर्स ऑफ इटली। ओहो, ब्रदर्स ऑफ इटली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जॉर्ज मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के सदस्य हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली एक राष्ट्रीय रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लोक लुभान पार्टी है जो वर्तमान में देश के सत्तारूढ़ पार्टी है। वर्ष 2022 में इतावली आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद यह डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सन 2020 के दशक के दौरान इटली में 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक के रूप में देखी गई है। पार्टी का नेतृत्व जॉर्ज मेलोनी ही कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रदर्स ऑफ इटली, ठीक है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एशियन ड्रामा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कार्नर स्टॉक ऑफ ए नेशंस, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, किन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। एशियन ड्रामा को जो है सभी को पता है लमसम कि इसको जो है गुरनार मंडाल ने लिखा है, गुन्नार मिर्डल ने लिखा है। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशंस, इसको ऑस्टिन थे, कोई ऑस्टिन ने लिखा है। ऑस्टिन इसमें है नहीं, है होगा शायद, ग्रीनले ऑस्टिन, ठीक है ना। तो देखिएगा ज़रा, ये हो गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कार्नर, ये हो गए ऑस्टिन। और द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, इसको अतुल कोहली जी ने लिखा है, ठीक है। बाकी द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम डी पामार ने लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना किसने लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। एशियन ड्रामा गुरनार मंडाल ने लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, इन्होंने लिखा। द स्टेट एंड द पॉवर्टी इन इंडिया, द रिपब्लिक रिफॉर्म, अतुल कोहली ने लिखा। और द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, इसको लिखा है नॉर्मन डी पामर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। वैसे देखें तो यहाँ पे मिल ही जा रहा है। अगर ए का एशियन ड्रामा गुरनार, ए का 1 कहीं है, ए का 1 सिर्फ एक ही में है, तो इसी हिसाब से ऑप्शन मिल जा रहा है इसमें।
देखो याद रखना है, पढ़ के ध्यान से जाना। देखो यहाँ पे ए का 1 एक ही में दे रखा था, आप देख रहे हैं ए का 1 सिर्फ एक ही में दे रखा था, बी का 4, सी का 3, डी का 2। बाकी ऐसा तो मैच किसी में नहीं कर रहा है। अगर ए का 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3 सब में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अगर कोई एक भी आपको अगर सही से पता होगा तो आप क्वेश्चन टिक कर दोगे, आंसर सही कर दोगे, ठीक है ना। चलिए, द पुस्तक एक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, किसके द्वारा लिखी गई है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है ये बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है जूडिथ बटलर, केट मिलेट, पंडिता रामाबाई और भगनी निवेदिता, ठीक है। तो देखो एकदम साफ नज़र आ रहा है कि ये और ये तो कतई नहीं हो सकता। हमारे भारत में ऐसे लिखेंगे ही नहीं वैसे तो, ठीक है। तो पंडित रामाबाई नहीं लिखेंगी और भगनी निवेदिता नहीं लिखेंगी। बाकी ये 2 लोग बचे। अब इन 2 लोग में कौन हो सकता है? तो इसके जो लेखक हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स के, इन्होंने लिखा है केट मिलेट ने लिखा है। किसने लिखा है? केट मिलेट ने लिखा है। क्या लिखा है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स पे एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो जो पुस्तक है उसके बारे में क्या है कि पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट द्वारा लिखी गई है। केट मिलेट ने अपनी इस रचना में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की शक्ति की गतिशीलता की खोज शुरू की, जिसे पितृसत्ता पर आधारित माना। केट मिलेट कट्टर नारीवाद के विचारक थे। केट मिलेट की अन्य प्रमुख भी रचनाएं हैं जो एक नहीं कई सारे लिखे हुए हैं। तो इसको ना इन्होंने लिखा, ना इन्होंने लिखा और ना इन्होंने लिखा है। लिखा किसने है? केट मिलेट ने, ठीक है। देखो भारत में जो भी अब कंटेंट के अंदर क्या है वो अलग बात है, लेकिन भारत के विचारकों ने कभी भी ये हेडिंग्स ही नहीं बनाते। ऐसे तरीका चेंज कर सकते हैं, ऐसे हेडिंग्स कभी नहीं बनाते, ठीक है। तो आपने देखा ना। चलिए ये हो गया। इनके कुछ रचनाएं भी हैं, रचनाएं जरा देख लेंगे हम इस वाले हिस्से में। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं द हेटेड ऑफ द कैपिटलिज्म, द लूनटी बिन ट्रिप, द बेसमेंट, सीता और फ्लाइंग। ये इनकी रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जरूर से ध्यान रखिएगा। देखो रचनाएं जरूर याद रखिए, आप रट लीजिए। सुबह बैठिए 5 बजे, 5 से 7 2 घंटे बैठिए और सिर्फ रचनाएं ही रटिए। इतने सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, इतने ऐसे आराम से कि आपको पता नहीं लगेगा। आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। चलिए, एक एक साल का उठाइए। आप एक नोट्स मैंने बताया था, जब मैंने कल पढ़ाया था तो बताया था कि ये जितने भी रचनाएं कृतियां हैं उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। मान लीजिए 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी कृतियां पूछी गई लिख लीजिए। 1 घंटा बैठिए, उन सारों को रटिए। ऐसे हर साल का लिख लीजिए, 8-10 पेज तैयार हो जाएंगे आपके। मतलब आपकी रचनाओं से क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएंगे। आप पढ़ लोगे, ख़त्म कहानी, याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग लगाइए, काम हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 45वां। कह रहा है कि गेट WTO के महानिदेशकों को उनकी पदावधियों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, जो जो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो चलिए, तो कौन से हो जाएंगे? पहले आपके पास 5 ऑप्शन हैं, मतलब 5 वो दे रखे हैं, ठीक है। एरिक वैनधाम वाइट, ओलिर लोंग, आर्थर डिंकेन, पीटर सूथरलैंड, नोंगजी ओकोंजा। पता हमको भी नहीं है, एक बार देख ही लेते हैं क्या है। चलिए, कह रहा है कि गेट WTO के वर्तमान महानिदेशक
नाओंजी ओकोंजा इवेला 2021 से हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो गेट WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला, ये सन 2021 से जो है वर्तमान महानिदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। विश्व के अधिकांश व्यापारिक देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल हैं। WTO का मुख्यालय जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके जो महानिदेशक हैं वो जो है नागोजी ओकोंजा इवेला 2021 से हैं। ठीक है। अब इनके वर्तमान जो रहे हैं कालानुक्रम के हिसाब से, पीटर सदरलैंड 1993 से 1995, रोनोटा 1995 1999, माइक मूर 1999 से सन 2002, सुपाचाई पन्निच पकड़ी 2002 से 2005, पास्कल और रॉबर्ट ओकोंजा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, कहाँ से पूछ लेता है, हम सोच भी नहीं सकते कि क्वेश्चन यहाँ से वो आ भी सकता था। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए इन्होंने। टफ है ऑब्वियसली बात है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसको किसने लिखा है? द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। देखो कितनी कृतियों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्सिमम आप देखेंगे सोशियोलॉजी विषय पे अक्सर मार्क्स वेबर ही बात करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। ठीक है। ठीक है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक की रचना मैक्स वेबर द्वारा की गई है। मैक्स वेबर जर्मन समाजवादी, इतिहासकार, न्यायविद व राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर ने प्रशासन से संबंधित नौकरशाही का सिद्धांत, अवैतनिक प्रबंधन महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, द सिटी, द वोकेशंस लेक्चर्स, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशंस, द जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये इनकी सारी कृतियां हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। कृतियाँ याद रखिएगा। कृतियाँ मैं बार बार आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक पेज में हर साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी कृतियाँ हैं, चाहे वो ऑप्शन में आए हों, चाहे वो क्वेश्चन ही आए हों, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हो 4 ऑप्शन, उनमें से भी कृतियाँ होती 4-5 कृति से इसमें मान लो दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि मिलान करना है। ठीक है। तो उसको हमें ध्यान रखना है, उसको हमें नोट डाउन कर लेना है और रोज़ पढ़ लेना है उसको एक बार। ठीक है। हर साल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां। निम्नलिखित में से कौन से डेविड इंस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के चर नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ द डेविड इंस्टन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है, ए और बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। डेविड इंस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के चर नहीं है। कौन सा? विकास और समृद्धि। ये जो है डेविड इंस्टन के जो है आगत निर्गत विश्लेषण के चर नहीं है। बाकी डिमांड है, समर्थन है और प्रतिपुष्टि भी है। ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि डेविड इंस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के निम्न चर हैं। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, मांग, समर्थन और प्रतिपुष्टि, ये ही इनके जो है वेरिएबल्स हैं डेविड इंस्टन के। विकास और समृद्धि नहीं है। डेविड इंस्टन ने अपना सिद्धांत 1953 में प्रकाशित किया था। द पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखना कि पॉलिटिकल सिस्टम
अ इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये किस डेविड टिन्सन की कृति है, एक रचना है, एक पुस्तक है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। और इसी में इस सिद्धांत की बात की है जिसमें इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। डेविड टिन्सन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में किया था। तो हमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता हो जाती हैं। अब बहुत सटीक चीज़ पता होता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा और उस टॉपिक को थोड़ा सा एग्जरेट करके पढ़ लो, बढ़ा चढ़ा के पढ़ लो, तो कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने से नहीं, सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पर्यावरणीय घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मीना माता, मरकरी अभिसमय, रियो घोषणा और एजेंडा 2021, भोपाल रासायनिक संयंत्र, चेरनोबिल और आपदा प्रबंधन। तो इसमें कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। सी एक ही साइड में है, सी। ग्रीन पीस की स्थापना, अगर कालानुक्रम की बात करें तो देखो, कह रहा है कि ग्रीन पीस की स्थापना, ये याद कर लेना, लिख लेना, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई। जो भोपाल में रासायनिक संयंत्र का आपदा हुआ ये 1984 में हुआ। चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 में हुआ। रियो घोषणा और एजेंडा 2021 का प्रकाशन 1992 में हुआ। मिनी माता मरकरी अभिसमय 2013 में हुआ। सबसे बाद में 2013 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 2013 में जेनेवा में की गई मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय को पारे तथा इसके यौगिकों को प्रतिकूल प्रभावों को बचाने वाली एक संधि है मिनी माता, जिसमें मिनी माता मरकरी अभिसमय के रूप में जानते हैं। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होने वाले परमाणु दुर्घटना, ठीक है। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेंगे क्या कह रहा है। इंग्लिश में कह रहा है कि मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, पब्लिकेशंस ऑफ द रियो डिक्लेरेशन एंड द एजेंडा 2021, ग्रीन पीस फाउंडेड, भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर हुआ था, और कौन से हैं, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। तो ये इंग्लिश में इसका है ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। इसमें कुछ और भी दे रखा है इसके बारे में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें मिथाल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के करीब 8000 लोगों की जानें चली गई थी। ये ध्यान रखना कि भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, 8000 लोगों की जान चली गई थी। ग्रीन पीस का शाब्दिक अर्थ है कि हरित क्रांति, ये पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। ग्रीन पीस, हरित क्रांति, हरित शांति यह पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना कनाडा के वैनकूवर में 1971 में हुई, ठीक है। कब हुई? 1971 में हुई, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें एजेंडा 2021 के रूप में सतत विकास की योजना पेश की 1992 में। ये चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 49वां प्रश्न। सार्क के महासचिव और उनके पदावधि दो। कितना कोई याद रखेगा भाई, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यही तो टॉप क्वेश्चन। देखो भैया, जिसमें रीजनिंग वगैरह आता है ना, उसको थोड़ा कर लेना, वो आपका जो है नंबर बढ़ाएगा, वही चीज़ आपको ऊपर बैठा देगा लाके, वही पास कराने में मदद करेगा। इसमें कहाँ कितना याद कर पाओगे भाई, इन सब में करते हैं लोग याद, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब से करना, ठीक है। पढ़ना, खूब ढंग से पढ़ना,
प्रयास करना है कि रीजनिंग वाले 50 जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको रट लेना एकदम, मतलब अच्छे से पढ़ लेना कि वो क्वेश्चन ना छूटने पाए। 50 में से कम 40-45 क्वेश्चन तो सही हो जाए तुम्हारे, बाकी कुछ इसमें से हो जाएंगे तो तुम्हारा नेट तो निकल ही जाएगा। नेट निकल जाए उसके बाद में देख लेना आप, ठीक है। प्रयास रखना JRF तक का, बाकी जितना पढ़ पाओ आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। अब महासचिव दे रखे हैं और उसके बारे में वो दे रखे हैं, तो चल इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, नीचे ही पढ़ते हैं, पता हमको भी नहीं है तो क्या करें। अब्दुल हसन रहे हैं 16 जनवरी 1987 से 15 अक्टूबर 1989। डेट भी दे रखा है, देख रहे हो। यादवकांत सिलवाल 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1995 तक। निहाल रोड्रिगो 1 जनवरी 1999 से 10 जनवरी सन 2002 तक। शीलकांत शर्मा 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2011 तक, ठीक है। सार्क की स्थापना, ये ध्यान रखना, 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। 8 सदस्य हैं इसमें, 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, तो 9 और 17 हो गए। 8 सदस्य हैं, 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान सार्क के जो महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क के सचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। 1985 में स्थापना हुई, 8 सदस्य होते हैं, 9 पर्यवेक्षक होते हैं। और देखो ये महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे कंटेंट महत्वपूर्ण हैं। इसको तो इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। अरे चलो ये सब बाई ठीक है, एक्सेप्शनल है, कहाँ इतना याद कर पाओगे, तुक्का लगा देना, टिक सही चला गया तो ठीक है, पढ़ के जाओ बाकी, ठीक है। ये मत याद करना, तुम क्रम याद कर लेना, 4-5 ऊपर से पढ़ लेना अच्छे से, कि और ऊपर से 4-5 क्रम याद कर लेना बस, ठीक है। तो 1985 में स्थापना हुई, 8 सदस्य थे, 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। मोहम्मद गुलाम सरवर इसके वर्तमान सचिव हैं और सचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर मिलाने को आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कह रहा है। चलो उसको एक बार करते हैं, वही कर लेते हैं, यही देख लेते हैं ऑप्शन। देखो लेकिन ऑप्शन एक बात बताओ मैं तुमसे, ऑप्शन ये देखो कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपका ए का एक भी पता है, एक भी पता है, तो दो कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, ठीक है ना। सी का भी ऐसे ही बना हुआ है, इनमें से कोई भी एक पता हो तो काम तो हो ही जाएगा। अगर 2 पता हो तो भी 50-50% चांस होंगे भाई। 25% की चांसेस की अपेक्षा 50% चांस हमारा जो है बनेगा, वो ठीक है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाना, चलो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पडल्टन अधिनियम, ये क्या था? पडल्टन अधिनियम US सिविल सेवा आयोग था। प्रथम हूवर आयोग, US राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रबंधनीय क्षमता को बढ़ाना, और्थन अध्ययन, कार्य प्रवेश और उत्पादकता के बारे में है। US सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट्स ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का हिस्सा था, ठीक है। तो क्या है? पडल्टन US सिविल सेवा में आयोग, US सिविल सेवा आयोग, हूवर आयोग, US राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रबंधन क्षमता बढ़ाना, हरनोत्थान अध्ययन, कार्य परिवेश और उत्पादकता के बारे में, US सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट्स ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा EV रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का वह हिस्सा नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन हो गए एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक डिस्कस किया था क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इतना बड़ा करना ठीक नहीं होता। अगले में हमने 41 से 50 जो आपका चल रहा है,
अब अगले में हम प्रयास करेंगे 50 से 70 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दो 10-20 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा और ख़त्म भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ लो एक बार में तो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लर्न विथ PDF बाय एडवोकेट ऋषभ। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिख के रखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।